कंजम्पशन, वैसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के ऊपर है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द सेविंग्स फंक्शन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेविंग्स इनकम रेशियो। ठीक है, जैसे कि आपने कितना इनकम किया वो हो गया आपका वाई। ठीक है, और उस इनकम में से आपने कितना सेविंग किया वो हो गया आपका एस। लेट अस अज्यूम कि आपकी इनकम है 10,000। ठीक है, 10,000 में से आपने 3,000 सेव कर लिया, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो क्या हो जाएगा? 3:10। कितना आपने किया है? आपका एपीएस है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जितनी भी आपकी इनकम है उस इनकम में आप कितना सेव कर रहे हो, कितने अर्निंग में से, उसको हम क्या कहते हैं? एपीएस। ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम द रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस इज इक्वल्स टू सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। वाई मीन्स इनकम। The APS gives the average savings income relationship at the different levels of income। यानी कि जबकि मान लो आपकी 10,000 है तो आपकी सेविंग 3,000 है, और वैसे ही मान लो तो ये किस रेशो में हुआ? 3:10। अब मान लो आपकी सेविंग्स, आपकी अर्निंग 15,000 है, तो आप 5,000 सेव कर रहे हो, तो अभी आपका एपीएस क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 10, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इट मीन्स 1:2, है ना? इस रेशो में क्या हो रहा है? आप सेविंग्स कर रहे हो। ये चीज क्लियर है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, यानी कि भाई जितनी ज्यादा मेरी इनकम, जो मेरी इनकम है उस इनकम पे मैं जो सेविंग्स कर रही हूँ उसी को हम क्या कहेंगे? एपीएस कहेंगे। मान लो आपकी इनकम 0 है तो भी आपकी सेविंग्स होती है, लेकिन वो सेविंग्स कैसी होती है? वो नेगेटिव सेविंग्स होती है। जैसे कि आप मान लो किसी हॉस्टल में रह रहे हो, वहां पे आपने किसी एक शॉप से आपने उधार लिया महीने का। ठीक है, रेगुलर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो अभी आपके पास इनकम कुछ नहीं है बट स्टिल आप खर्च कर रहे हो, तो वो भी एक सेविंग कहलाएगी, लेकिन वो कैसी सेविंग होगी? आपकी नेगेटिव सेविंग होगी। ठीक है, तो सेविंग्स नेगेटिव भी होती है जब हमारी इनकम कुछ नहीं होती और जब हम खर्च करते हैं तो। एट एनी पर्टिकुलर लेवल, अब हम पढ़ेंगे एपीसी और एपीएस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कि एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम एपीसी is the ratio of consumption to income and APS is the ratio of savings to income. That is APC is equals to consumption divided by इनकम एंड एपीएस क्या है? हमारा सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। यानी कि एपीसी यानी कि जो हमारा एवरेज कंजम्पशन है उसका फॉर्मूला क्या है? बेटा मैं भी क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करना। ठीक है, तो जो एपीसी है उसका फॉर्मूला क्या है? हमारा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और एपीएस का फॉर्मूला क्या है? हमारा सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, यानी इससे हमारा क्या बनता है? हमारा एक फॉर्मूला बनता है, जब हम एपीसी और एपीएस दोनों को ऐड करते हैं तो उनका टोटल क्या आता है? 1 आता है। ये चीज क्लियर है? अगर ने हाँ, ये प्रैक्टिकल का सवाल है, ये मैं आपको क्लास में कराऊंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी अपने माइंड में रखो। इसलिए देखो, अगर आपको एपीएस निकालना है तो आपको 1 में से एपीसी माइनस करना होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में एपीसी दे रखा होगा तो एपीएस निकालने के लिए क्या करोगे? 1 माइनस एपीसी कर दोगे तो आपका एपीएस आ जाएगा। अगर आपको एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर दो, आपका एपीएस आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? एपीसी आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, कहाँ है नेक्स्ट? ओके, जो एपीसी हमारा वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है व्हेन टोटल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, जो हमारा एपीसी है ना वो 0 से भी, मतलब वो 1 से भी ग्रेटर हो सकता है। मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? वो हमेशा कुछ ना कुछ होता है ना? यानी कि हम अगर अर्निंग नहीं भी करेंगे तो भी हम कुछ ना कुछ खाएंगे, इसलिए हमारा एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया? कि आपकी सेविंग्स 0 हो सकती है, आपका एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस मतलब जैसे कि मान लो मैं 10,000 रुपए कमा रही हूँ, लेकिन मेरे खर्चे ही कितने हैं? 10,000 रुपए ही मेरे पूरे के पूरे खर्चे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मेरी कंजम्पशन सी इज इक्वल्स टू मेरी इनकम हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं कुछ सेव कर पाऊंगी क्या? नहीं सेव कर पाऊंगी, तो सेविंग्स मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सेविंग्स 0 यानी कि इस सिचुएशन मेरा एपीसी जो होगा वो 1 से क्या होगा? या तो इक्वल होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। अगर मेरी कंजम्पशन ज्यादा है रेदर देन माय इनकम, तो उस सिचुएशन में एपीसी इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है ये चीज? अगर ने
ओके, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं भाई, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो, ठीक है? और एपीसी कहाँ पर है? ग्रेटर देन 1 होगा, जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा हो, इनकम कम हो, ठीक है? थर्ड पॉइंट है एपीसी कैन बी लेस देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो भी मेरी महीने की अभी सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए, ठीक है? अभी मान लो हो गई, तो 1.5 लाख रुपए में मैं मैक्स टू मैक्स महीने का कितना खर्चा कर लूंगी अपने ऊपर? 50,000। बाकी का 1 लाख तो मेरा सेव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या है? कंजम्पशन 50,000 मैं कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है? और मैं कमा 1.5 लाख रुपए रही हूँ, तो मेरी इनकम क्या होगी? कंजम्पशन से ज्यादा हो गई। तो इस सिचुएशन में एपीसी क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन 1 होगा, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं एपीएस की तरफ, ठीक है? एपीएस 1 मतलब होता है टोटल, 1 का मीनिंग है टोटल, ठीक है? 1 को हम क्यों लेके चलते हैं? ये जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में होता है ना, लाइक डिवाइड करके दिखाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एपीएस क्या है? जैसे एपीएस हमारा सेविंग अपॉन में इनकम है, वैसे हमारा एपीसी क्या है? एपीसी हमारी कंजम्पशन अपॉन में इनकम है। तो जो भी जब भी हम कोई चीज को फ्रैक्शन में दिखाते हैं, जब भी हम किसी चीज को बट्टे में दिखाते हैं ना, डिवाइड करके दिखाते हैं, अपॉन में सी बाय वाई, प्लस में आपका एस बाय वाई, इन सब का जब आप टोटल करोगे तो वो हमेशा 1 आएगा। इसीलिए हम इसको 1 लेके चल रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है? हेलो? जैसे आपकी इनकम है, इनकम तो आपकी मान के चलो, आपकी इनकम ₹1 है, ठीक है? उस ₹1 में से आपने 30 पैसे अपने सेविंग्स कर लिए और 70 पैसा आपने अपना स्पेंड कर लिया, कंज़्यूम कर लिया। तो ये जो 70 पैसा प्लस 30 पैसा को हमने ऐड किया, तो वो क्या बना? ₹1 बना। तो इसमें 1 मान के चलो आपकी टोटल इनकम है, ठीक है? ये 1 इनकम को शो कर रहा है एक तरफ से। क्लियर है ये चीज़? अ, हुँ, हुँ। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होगा, ठीक है? हाँ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन। हुँ, हुँ, उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या होगा उसमें? लेस, हमारी इनकम क्या है? बहुत ज़्यादा है और कंजम्पशन क्या है? उससे कम है, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि स्मॉलर देन 1, एपीसी इज़ स्मॉलर देन 1, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? 1 मान के चलो आपकी इनकम है। हुँ, हुँ, इसका मतलब ये है कि भी आपके खर्चे ज़्यादा, आपकी इनकम कम है। यानी कि आप एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा है, ठीक है? आपने 1.5 लाख का आईफ़ोन ले लिया और आपकी सैलरी 15,000 है, ठीक है? समझ में आई? ओके, नाउ मूव अहेड। एपीएस कैन बी नेगेटिव। तो अब हमारा आगे का जो टॉपिक है, हमने एपीसी पढ़ लिया था, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे एपीएस के बारे में, राइट? तो ये जो एपीएस है, ये क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस ज़ीरो भी हो सकता है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो एपीएस नेगेटिव कैसे होगा? जब मान लो आपकी इनकम ज़ीरो है ना? बट उस टाइम पे भी आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ कंज़्यूम करोगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप कुछ कंज़म्पशन करोगे, तो वही कंज़म्पशन आपका नेगेटिव सेविंग्स को शो करेगा। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? कि एक एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ? लेट अस ओके, ओके। ठीक है, अगर ना मान लेते हैं कि आप ना 10,000 रुपीज़ मंथली आपकी सैलरी है, ठीक है? लेकिन आपका जो खर्चा है ना, वो कितना है? 15,000 है, ठीक है? यानी कि आप 5,000 की हर महीने वो उधारी करते हो शॉप से, ठीक है? ग्रोसरी शॉप से आप हर महीने 5,000 की उधारी करते हो। तो जब आप नेक्स्ट मंथ जब आप उस शॉप में जाओगे, तो आप वो क्या करोगे? जो पहले का जो उधार है, लेट अस अज्यूम आपकी अर्निंग है 10,000, ठीक है? आप सोचते हो कि 10,000 में से मैं कुछ सेविंग्स भी करूँगा, लेकिन आप सेविंग्स कर नहीं पाते क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा है, खर्चा आपका 15,000 है, ठीक है? तो इसका मतलब कि सेविंग्स क्या वहाँ पे ज़ीरो है। मान लेते हैं ये कौन-सा दिसंबर है, दिसंबर में आपकी सेविंग्स ज़ीरो है क्योंकि आपका खर्चा ही ज़्यादा हो गया, आपका कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, 5,000 एक्स्ट्रा, ठीक है? नेक्स्ट मंथ फिर आपको 10,000 मिला, ठीक है? तो 10,000 मिला और उस मंथ मान लो आपका खर्चा हुआ 8,000, तो ठीक है? कि आपका कंजम्पशन हुआ 8,000। इसका मतलब 10,000 में से 2,000 आपके पास बच रहा है, जिसको कि आप सेव कर सकते थे, राइट? लेकिन आपने पिछले महीने 5,000 एक्स्ट्रा खर्च किया था, तो उस वजह से आप अभी 2,000 को सेव नहीं कर सकते। उल्टा आपको और 3,000 नेक्स्ट मंथ आपको पे करना होगा। तो इसमें आपकी सेविंग्स क्या हो गई? नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई। यानी कि आपका ओवर कंजम्पशन की वजह से आपका जो सेविंग्स है वो क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है। ये चीज़ क्लियर हुआ? कि सेविंग्स तो कुछ हो ही नहीं रही है। मतलब अगले महीने में 2,000 सेविंग्स कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अब मान लो हैं? हुँ, हाँ, हुँ, हाँ, तो वो क्या होगा? तो 5,000 एक्स्ट्रा आपका वो आपका कंजम्पशन है एक्स्ट्रा, तो सेविंग्स क्या हो जाएगा? माइनस का 5,000 हो जाएगा, है ना? हेलो? समझ में आई ये चीज़?
मैंने क्या बोला, वो 5000 आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एपीएस। ये चीज क्लियर है आपको? हम्म। अब आगे देखो आप, ये चीज हो गई। उसके बाद चलते हैं, एपीएस कैन बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेविंग्स एट अ लो लेवल ऑफ इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन टोटल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द टोटल इनकम। ठीक है, जब हमारी भाई टोटल कंजम्पशन है वो अगर हमारी नेशनल इनकम से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तब हमारी एपीसी कैसे आती है, नेगेटिव, ड्यू टू द एक्सटेंसिव ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि जो हमारी कंजम्पशन है वो कुछ ज्यादा ही है हमारी इनकम की तुलना में, देयरफॉर जो हमारी सेविंग्स होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और सेविंग्स नेगेटिव होगी तो हमारी एपीएस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज क्लियर है? अगर ने ओ, हम्म 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 हाँ हाँ हाँ। हम्म अब क्लियर है ये चीज? हम्म हाँ हाँ। हम्म देखो, ये जो 2000 हो गया आपका ना, ये फिर किस में चला जाएगा, ये फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। मान लो फिर आपका पिछला 5000 रुपए बचा हुआ है, अब आपने उस 5000 में से 2000 में से 5000 काट दिया, तो अभी कितना आपका 3000 रुपए आपके ऊपर और बर्डन बचा है, तो 3000 क्या हो जाएगा, वो भी हाँ, वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? हम्म हाँ, नहीं, वो फिर जीरो कहलाएगा ना, फिर वो जीरो है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लो आपकी सैलरी 1,50,000 है, आपका खर्चा 50,000 है, तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप 1 लाख रुपए तो सेविंग्स कर ले रहे हो। तो कैसा चेंज दिखाएगा, एपीएस में पॉजिटिव चेंज दिखाएगा। ये चीज क्लियर है? हम्म तो यही जो जितने भी पॉइंट्स है इनमें भी यही बोला है। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे एपीएस कैन बी जीरो व्हेन द सेविंग्स इज जीरो। ठीक है, यानी कि आपने 10,000 रुपए कमाए और आप हर महीने 10,000 रुपए टोटल खर्च कर दे रहे हो, तो ये चीज क्लियर होगी कहाँ पे एपीएस जीरो हो सकता है। अगला है एपीएस इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सेविंग्स एट द हायर लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, जहां हमारा जो कंजम्पशंस है और जो हमारी इनकम है जो बराबर है, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब मान लो मेरा कंजम्पशन कम हो रहा है और मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है, जिस हिसाब से मान लो मेरी सैलरी हर मंथ, हर कुछ महीने में मेरी सैलरी 10,000 बढ़ रही है, और मेरी कंजम्पशन मैक्स टू मैक्स 2,000 करके हर मंथ बढ़ रही है, और ऐसे ही करके मान लो मेरी सैलरी 80,000 हो गई और मेरा कंजम्पशन 50,000 पे रह गया, तो फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें 30,000 आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो आपका जो कंजम्पशन हो गया वो क्या हो गया, इनकम से कम हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपीसी इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर है? अगला देखो ए, हाँ, एम, ओके, नाउ लेट्स गो मूव अहेड। एमपीसी और एमपीएस रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। जो एमपीसी और जो सॉरी एमपीएस है, ये 0 से लेके 1 के बीच में ही चलती है। ठीक है, कभी भी ये इससे ग्रेटर नहीं होगी और कभी भी ये ना तो 0 से स्मॉल होगी और ना ही कभी 1 से ज्यादा होगी। हमेशा याद रखना ये चीज। द वैल्यू ऑफ एमपीसी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, दैट इज, ठीक है, इट इज लाइक एमपीसी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, ओके, एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 1। वैसे ही जो हमारा एमपीएस होगा वो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर स्मॉलर देन 1 या फिर इक्वल्स टू 1 होगा। एमपी मींस क्या होता है, एम मींस होता है मार्जिनल, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ जो सेविंग्स होगी वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। यानी कि मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप इनकम को भी इसी 0 और 1 के रेशियो में ही बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, अगला देखो, एमपीसी और एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। एमपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज द कंजम्पशन कैन नॉट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, एमपीसी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे आपकी इनकम जीरो भी क्यों ना हो, तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, इसीलिए आपकी एमपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, एमपीसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद, और द कंजम्पशन कैन नॉट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन इनकम। और ना ही ऐसा होगा कि भाई आपकी इनकम कम होती जा रही है और आप अपना कंजम्पशन लगातार बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली एमपीएस कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज द सेविंग्स कैन नॉट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी इनकम अगर लगातार बढ़ती जाएगी, तो आपका आपका जो सेविंग्स होगा वो भी क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, वो कभी भी कम नहीं होगा, इसलिए एमपीएस भी कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, उसके बाद, और सेविंग्स कैन नॉट इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन इनकम। और अगर मान लो इनकम आपकी कम हो रही है, तो क्या आप सेविंग्स करोगे, क्या सेविंग्स बढ़ेगी क्या, नहीं। ये चीज क्लियर है? ओके, नाउ मूव अहेड। ये जो दे रखा है ना आपको, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। ठीक है,
बट चलो एक बार कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। तो ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये हो गया y मीन्स इनकम, ये हो गया आपका स्मॉल a प्लस बी एक्स, जो आपका कैपिटल एक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपका, एक, ये आपका कंजम्पशन दिखा रही है, जो आप सी देख रहे हो ना, सी बार, ये सी बार क्या हो गया, ये आपका कंजम्पशन हो गया, जिसको हमने स्मॉल ए से यहाँ पे शो किया है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा कंजम्पशन है, जब आपकी इनकम जीरो भी होगी तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन होगी हमारी कंजम्पशन की होगी, नीचे वाली लाइन हमारी इनकम की हो गई। यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, पर भी आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, सी बार कहते हैं, या फिर डेल्टा सी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी ये जो लाइन जा रही है, ये हमारी किस चीज की लाइन है, ये हमारी कंजम्पशन की लाइन है, ठीक है। कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या है, आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो इनकम जीरो होने पे भी कुछ ना कुछ आप कंज्यूम करोगे, प्लस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आप इनकम आपकी बढ़ रही है, आपका कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो आपका कंजम्पशन है वो इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कंजम्पशन ऐसा नहीं हो रहा है कि जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है कंजम्पशन। ये चीज क्लियर है। जैसे आप मान लो आपकी 10,000 रुपए सैलरी इनकम बढ़ गई, तो आप कंज़्यूम क्या करोगे? पूरा 10,000 रुपए थोड़ी ना कंज़्यूम कर लोगे। आप मैक्स टू मैक्स 7,000 कंज़्यूम करोगे। यानी कि जो हमारी कंज़म्पशन होती है, वो इनकम की तुलना में हमेशा क्या होती है? कम होके बढ़ती है, धीरे-धीरे बढ़ती है, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ती है। अगर सैलरी 10,000 बढ़ी है, तो कंज़म्पशन हो सकता है 5,000 बढ़े। अगर सैलरी 15,000 बढ़ गई है, तो हो सकता है कंज़म्पशन हमारा 10,000 बढ़े। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? उसके बाद ये वाला मैं आपको हाँ, ये मैं आपको क्लास में ना अच्छे से समझाऊँगी, बिकॉज़ इसके लिए मुझे थोड़ा-सा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? अगले पेज की तरफ चलते हैं। ओके, एग्रीगेट डिमांड इस टॉपिक पे आता है। ये वाला टॉपिक जो ऊपर का, ये मैं आपको क्लास में कराऊंगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मींस द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी, कि भाई एक इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स हैं उनका टोटल डिमांड क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक डिमांड कहते हैं। इट रेफर्स टू एन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। यानी कि भाई कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना लोग कंजम्पशन में अपना पैसा इनकम खर्च कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। ये चीज क्लियर है। द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड के जो मेन मेन फोर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि भैया हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना अपने कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जैसे हम हर मंथ अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। कैसे खरीदते हैं, अपने अर्निंग से ही खरीदते हैं, अपनी इनकम से ही खरीदते हैं। यानी कि हम अपने इनकम का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर करते हैं अपने कंज्यूम के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए। ये आ गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जैसे कि मान लो भाई मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैंने, या फिर एसआईपी करनी है। इन सब में मैंने अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो मेरा अर्निंग है, जो मेरा इनकम है, इनकम का मैंने कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एक नहीं होती, सेविंग्स अलग होती है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा हमारा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट भी तो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती है। जैसे कि जो हमारे जो फाइट होता है, फाइटर प्लेन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, रॉकेट्स होता है, जैसे राफेल, ठीक है। और भी बहुत सारे जो लाइक जो साइंस टेक में जो बहुत सारे मिशन होते हैं, जैसे मार्स में चंद्र, या फिर जो चंद्रयान टाइप के जो मिशन होते हैं, उसके लिए जो हमें हाईफाई टेक्नोलॉजी चाहिए, इन सब चीजों की भी गवर्नमेंट डिमांड करती है। तो वो फॉरेन कंट्रीज से इनकी सर्विसेज खरीदते हैं, इनके गुड्स खरीदती है। तो ये भी क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई डिमांड्स हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या हो गया, कि हम अपने देश से कितना चीज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये भी क्या है, डिमांड ही तो है, हमारे यहाँ से कितना चीज बाहर जा रहा है, बाहर के लोगों का डिमांड है वो, फॉरेनर्स का डिमांड है, गवर्नमेंट का डिमांड, प्लस आप कितना दूसरों का शेयर्स खरीदना चाहते हो, दूसरे कंपनीज का, वो भी क्या है, डिमांड है। आप पैसे देके ही तो शेयर्स खरीद रहे हो ना, तो आप शेयर्स का क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। आप अपने कंजम्पशन के लिए डिमांड कर रहे हो। ये जो आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ने के लिए आपको बुक्स चाहिए, बुक्स का डिमांड किया, आपको सोने के लिए बिस्तर चाहिए, बेड का डिमांड किया आपने। ये सब किसमें आ गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो एग्रीगेट कंजम्पशन होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है, इसमें 4 फैक्टर आती है, कि कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना आप फॉरेन्स का जो डिमांड पूरा कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीज का। दूसरा, कितना गवर्नमेंट्स का जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही है, जैसे गवर्नमेंट के यहाँ पे जो जॉब्स दे रही है, ये भी गवर्नमेंट का तो डिमांड है ना, गवर्नमेंट को लोग चाहिए काम करने के लिए। वैसे इन्वेस्टमेंट हो गई, इतनी सारी जो कंपनियां हो गई, उसमें जो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी क्या होगी, डिमांड हो गई। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आपको क्लियर हो ही गया।
ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन चारों को मिला के हमारा टोटल डिमांड बनता है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? Since the determination of income and employment is to be studied in the constant of the closed economy without government, the third and the fourth component of aggregate demand are not discussed in details. The two sectors taken are household and firms. ठीक है, तो ये जो मतलब फिलहाल तो हम लोग इनके बारे में इतना डिस्कस नहीं करते, गवर्नमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में, बिकॉज हम मान के चलते कि हमारी इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ये एक ये जो टिप टॉप पॉइंट है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल से हटकर है। ठीक है, ये ऐसे थ्योरी के लिए आपको बताया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है कि ये चारों डिमांड जब फुलफिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है? ओके, ओके, अगला है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, हम मान के चलते हैं कि इसी में ये एक्सपेंडिचर आ जाता है, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हम ये मान के चलते हैं इसी में हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा एडी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बना सी प्लस आई। सी मतलब कंजम्पशन और आई मतलब इन्वेस्टमेंट, और